सैनिकों को मिलती है पेंशन, सैनिकों को मिलता है वन रैंक वन पेंशन, सैनिकों को मिलता है डीआर और सैनिकों को मिलता है पे कमीशन। हाँ जी दोस्तों, ये रक्षा मंत्री जी ने कहा है, जरा सुनिए और सीधी मैं पूरी बात बताऊंगा कि आखिर ओआरओपी की विसंगतियां दूर होंगी या नहीं होंगी। उसके लिए अब जंतर मंतर पर, यानी मैं आपको बताऊंगा अक्टूबर में जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी, धरना प्रदर्शन रेल रोको सब होगा। और इसके लिए सीधी बात एसपी घोषाल साहब से हमारी, जो आपको इसी एपिसोड इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं संसद से शुरू करता हूं कि आखिर हमारी मांग, हमारी बातें कोई संसद में उठा रहा है? बिल्कुल उठा रहा है। वन रैंक वन पेंशन की बात उठ रही है, अनोमलीज की बात उठ रही है, कितने भूतपूर्व सैनिक हैं, किस स्टेट में है और उनको क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। और ये सवाल आप देख सकते हो, इसकी पीआईबी रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसा कि पूछा गया है, क्या आप एक्स सर्विसमैन को भुला रहे हो या राजनीति कर रहे हो, तो जवाब क्या मिलता है? आप पेंशन दे रहे हैं, हम वन रैंक वन पेंशन उनको देते हैं हर 5 साल बाद, और उसमें सारी रैंक और उन्होंने कहा है लेंथ के हिसाब से मैं सबकी पेंशन बराबर कर देता हूं, और करोड़ों रुपए हमने बांटे। हर 6 महीने बाद हम डीआर यानी डियरनेस रिलीफ देते हैं, पे कमीशन 10 साल के बाद देते हैं, रोजगार देते हैं, रोजगार में आरक्षण देते हैं उन्होंने कहा है, और अन्य सुविधाओं में कैंटीन और उन्हें ईसीएचएस की सुविधा देते हैं, और उनके बच्चों के लिए कल्याणकारी योजना है जो केएसबी से राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड के जरिए जाती हैं, जो कि डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के अंडर आता है। ये कहा है, और उन्होंने कहा है, आपको जान के हैरानी होगी कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा एक्स सर्विसमैन है। यानी टोटल एक्स सर्विसमैन मैं आपको बता दूंगा 28,31,109 28,31,109 एक्स सर्विसमैन हैं, और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 4,26,179, फिर पंजाब में 3,82,694, और फिर आप समझ सकते हो दूसरा राजस्थान 2,12,415, फिर केरल 1,82,368, हरियाणा 1,77,771, बिहार आप 1,33,000, हिमाचल 1,29,000, उत्तराखंड 1,39,000, और बाकी स्टेटों में 1 लाख से कम आबादी के एक्स सर्विसमैन हैं, जो कि टोटल हमने बताया। और उन्होंने बताया कि हमने कौन कौन से ग्रुप में आरक्षण दे रखा है, और कहा कि तीनों सेनाओं के मुख्यालयों से, और जो हमारा संबंध है वो सीधा सीधा है। और उन्होंने कहा है कि पूर्व सैनिकों के लिए ग्रुप सी में 14.5%, ग्रुप डी में 24.5%, और कहा है, और शहीद और सैन्य कर्मियों के लिए 4.5%, जो कि रिजर्वेशन है। और यह जानकारी रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में दी। यानी आप समझ सकते हो, इनके ऊपर जो सवाल पूछा गया था उन्होंने ये ब्यौरा दिया। अब मैं बात आता हूं माननीय रक्षा मंत्री जी के लेकर यही मैं आपके सामने, जो कि हमारी सीधी बात है, हमने कहा कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी क्या अब 23 जुलाई के बाद चुप हो गई है? क्या आपने जितने पत्र दिए हैं किसी का जवाब आया है? हाँ, मानसून सत्र में आपके सवाल उठे हैं, अनियमितता के उठे हैं, हम आपको सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और उन्होंने कहा है कि यदि सरकार उनकी भी नहीं सुन रही तो आप क्या करोगे? बिल्कुल सरकार को सुनाएंगे, सरकार के कान तक जाएंगे। और जैसा कि उन्होंने कहा है, जैसा इनसे मेरी सीधी बातचीत है, उन्होंने कहा है कि 8वां वेतन आयोग हो, मिलिट्री सर्विस पे हो, अन्य हमारे मुद्दे हो, हमें सम्मान की बात हो, और सारी बातों को लेकर उन्होंने सीधा सीधा क्या कहा है, जरा आप मेरा एपिसोड सीधी बात सुनिए। उन्होंने सीधा जितने पूर्व सैनिक हैं उनके लिए भी बड़ा विनम्र निवेदन किया है कि राजनीति के पीछे घूमने से कुछ नहीं मिलने वाला है। पहले अपना घर ठीक कीजिए, अपने भाइयों को जोड़िए और ताकत बनाइए इस देश में। यदि आपने इस देश के लिए कुछ करना है, अपने मांगों को मनवाना है, तो सीधी बात सुनिए एसपी घोषाल साहब। जय हिंद दोस्तों, सभी सैनिकों को इंतजार है, क्या 8वें वेतन आयोग में हमें कुछ स्पेशल मिलेगा, या हमें 7वें वेतन आयोग की तरह फिर निराशा मिलेगी, फिर वही फिटमेंट फैक्टर और फिर वही विसंगतियां। जैसे कभी आप समझ सकते हो कि ओआरओपी 1 के बाद इतनी सारी विसंगति हो गई हैं, और उनका पूरा लेखा जोखा सरकार के सामने रख दिया गया है, कई बार रख दिया गया है। यानी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये सब कुछ कर रहा है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की अगुवाई में। बहुत सारा आंदोलन जो कि पीछे आपने देखा होगा 23 जुलाई को हुआ था। यानी अब आगे क्या होगा? सरकार नहीं मानेगी तब क्या होगा? क्या मानसून सत्र में ओआरओपी को लेकर के कुछ सवाल उठे हैं? तमाम सवालों के जवाब मैं आपके सवाल हैं जितने पूछूंगा। और हमारे साथ हैं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के अभी जो लीड कर रहे हैं, जो अगुवा हैं, बड़े नेता हैं, और सूबेदार मेजर एसपी घोषाल साहब। मैं एसपी घोषाल साहब आपको अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
सबसे पहले आप गुरदासपुर से हमारे साथ जुड़े हैं और बात यही कि 23 जुलाई का असर क्या हुआ, यानी संसद में असर दिखा या आपके पास किसी का जवाब आया सर? हाँ जी, बिल्कुल भदौरिया साहब, जो 23 जुलाई 25 को हमने एक दिन का जो जंतर मंतर पे प्रोग्राम किया था, उसके बाद संसद घिराव के लिए जो मार्च किया और बाद में हमारे को जो है प्रशासन द्वारा अरेस्ट किया गया, उसका प्रभाव बहुत जबरदस्त पड़ा है। और उसके बाद हमारी जो मानसून सदर है, इसलिए और भी हमारी जेसीओ जवान संस्थाएं भी जो अलग अलग अपने अपने तरीके से जो है मांग पत्र दे रही हैं और 8वें पे कमीशन के लिए जो सरकार को अपील कर रही है कि जैसे कि 7 पे कमीशन में हमारे साथ जेसीओ जवानों के साथ अनजस्टिस हुआ है, ऐसे ना हो। इसीलिए हमारी जेसीओ जवान संस्थावां भी इसके लिए पूरा अपना कुछ संस्थावां जड़ियां ने एजिटेशन कर रही ने, कुछ जो चिट्ठी पत्र द्वारा भी सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा रही ने। बट जैसे कि हिमाचल प्रदेश के कैप्टन जगदीश वर्मा जी जो यूनाइटेड फ्रंट के चेयरमैन है, उन्होंने भी जो है इसके लिए आवाज बुलंद की है कि 8वें पे कमीशन में 7वें पे कमीशन की तरह नहीं होना चाहिए। और जो पे कमीशन है उसमें हमारा जो है जैसे एक्स सर्विसमैन का कोई भी डेलीगेट रैप जो होना चाहिए जेसीओ जवान का, क्योंकि अफसर तो ऑलरेडी अधिकारियों ने हमारे साथ पहले ही बहुत बड़ा धोखा कर दिया है 7वें पे कमीशन में, ओआरओपी में और एमएसपी में। और अभी हम सरकार से ये एडवाइस करते हैं कि अभी जो 8वां पे कमीशन है, इसमें हमारा जेसीओ जवान का संगठन का जो डेलीगेट जो भी उसमें रिप्रेजेंटेशन जो लेने हैं उनको लिया जाए। और ताकि जो हमारे को पता है कि हमारी ग्राउंड पोजीशन क्या है, क्या क्या जेसीओ जवानों को कठिनाइयाँ आती हैं फील्ड में या और वैसे पीस में, वो सब जो है हमारे जेसीओ जवान ही भली भांति जानते हैं। अधिकारियों ने हमेशा ही अपने फेवर में सरकार को गुमराह किया है और खुद बेनिफिट लिए हैं, जिसकी एग्जाम्पल आपके सामने ही है 7वां पे कमीशन और जड़ी एमएसपी का मुद्दा या ओआरपी के मुद्दा है, उसमें सबको पता है पूरे देश के साबका सैनिकों को। तो सरकार को भी ये गल मालूम है कि अधिकारियों ने जो है सरकारों को मिसगाइड किया है। इसलिए अभी जो हमारी मांग ये ही है कि जो 8वां पे कमीशन है उसमें 7वें पे कमीशन की तरह डिस्क्रिमिनेशन ना हो जवानों को। सर, बात डिस्क्रिमिनेशन की है, लेकिन वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा मानसून सत्र में उठाया गया है और जैसा कि हमने पढ़ा, और लेकिन इसके बाद सरकार घिसा पिटा जवाब देती। सरकार न किसी की सुन रही है, न सरकार किसी की मान रही है, और ना ही अभी तक हम सरकार के ऊपर कोई दबाव बना पाए हैं। तो हम किस तरीके से दबाव बनाएं? आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? क्योंकि आपका संगठन लगातार 16 सालों से, मैं बताना चाहता हूं, 16 सालों से सड़कों पर लड़ रहा है। रेल रोको आंदोलन हो, टंकी पर चढ़े हो, भूख हड़ताल हो, हर प्रकार के प्रयास कर लिए हैं, लेकिन बात बिल्कुल नहीं सुन रही है सरकार। क्या करेंगे? अगला आपका क्या होगा एक्शन सर? देखिए भदौरिया साहब, हमारा जो यूनाइटेड फ्रंट और जिसमें जिसके आगू हैं और वॉइस ऑफ एक्सर्समैन जो मिस्टर वीर बहादुर जी हैं, और हिमाचल प्रदेश से वर्मा जी हैं, जगदीश सिंह वर्मा जी, और भी जो बड़े बड़े संगठन हैं, उनसे हमारी बातचीत चल रही है। अभी हमारा फिलहाल जो 23 जुलाई के बाद जो प्रोग्राम हमने लिखा है कि 27 अक्टूबर को जो है कंटिन्यू जो धरना प्रदर्शन होगा। अगर जो हमारी मांग सरकार ने तब तक नहीं मानी, जिमें कि हमारे मेन मांग है कि 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाई जाए और 8वें पे कमीशन को जल्दी गठित किया जाए, उसमें हमारा जेसीओ जवान का कोई बीच में डेलीगेट रखा जाए ताकि वो अपने मुद्दे सरकार तक सही तरीके से अपने बता सके। और आगे से जो वॉइस ऑफ एक्सर्समैन है, वो अगर कोई प्रोग्राम लिखती है तो हम बिल्कुल पूरा, हमारी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी और अलायंस जथेबंदियां बिल्कुल उनका सहयोग करेंगे। और जो 27 अक्टूबर का प्रोग्राम है वो बिल्कुल स्टैंड है, उसके लिए हम पूरा देश दी जथेबंदियों से समर्थन मांग रहे हैं, टेलीफोनिकली भी बातचीत कर रहे हैं, और हमारे को आश्वासन भी मिल रहा है कि अभी जो अगला प्रोग्राम करना है 27 अक्टूबर से,
वो काफी पूरे देश ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ जो हमारे सहयोग में आ रही हैं। दोस्तों, जैसा कहा कि 27 अक्टूबर से हम फिर दोबारा धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे जंतर मंतर पर। बड़ी विचित्र बात है कि पहले 1 साल से ज्यादा, आप समझ सकते हो कितना समय होता है, कितने लोग घर छोड़ छोड़कर वहां रह रहे हैं, सारे दिन बैठते हैं और मीडिया वहां पर पहुंचती है, लेकिन सरकार तक आवाज नहीं जा रही। सरकार अपनी ऑब्जर्वेशन कर रही है, लेकिन सरकार को क्या चाहिए कि वो जो सरकार है, आज तिरंगा यात्रा निकल रही है और सैनिकों के सम्मान की बात की जा रही है, और उम्मीद करते हैं कि परसों माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले से सैनिकों के शौर्य और सम्मान और पराक्रम की बात करेंगे। लेकिन देशवासियों में ये जानना चाहता हूं, आखिर ये मांग क्या रहे हैं? मांग रहे हैं 3 रिटायर्ड जज, और जहां पर आपने हमारे और अधिकारियों के बीच में जो पैसा बांटा है, पैसा मत बढ़ाइए, बोल रहे हैं सम्मान के साथ सही करिए, किसको कितना देना है वो आपका हक है, लेकिन कम से कम इतना तो देखिए कि जो आरोपी है किसके लिए आप उनको कितनी मिल रही है। तो ये जो बंदर बांट है, इस वजह से हमारे जेएसयू जवान नाराज है, और इसी को लेकर सरकार के सामने हम फिर 27 अक्टूबर को कहा है, और उन्होंने कहा हम देश के सभी पूर्व सैनिकों से आह्वान करते हैं और जितने बड़े सैनिक संगठन है जिनके पास अनुभव है, चाहे वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन है, यूनाइटेड फ्रंट है उनका, और दूसरे संगठन है, उन्होंने रामलीला मैदान और कई प्रकार के एजिटेशन किए हैं। तो सारी देश की शक्तियां, सैनिक शक्तियां, यानी सैनिकों को अभी अपनी शक्ति दिखानी होगी एकजुटता की, जैसा कि उन्होंने आह्वान किया है, और अगुवाई किसी की भी हो ये साथ देने को तैयार है, और इन्होंने अपना प्लान बता दिया है। साहब, मैं ये बात करना चाहता हूं, मुद्दे हमारे इंपॉर्टेंट हैं। यदि 8वें वेतन आयोग में यदि हमें इस तरीके का फिटमेंट फैक्टर मिल जाता है, या तो बहुत सारी चीजें उसमें कवर हो जाएंगी। मिलिट्री सर्विस पे भी बात हो रही कि शायद उसको 3 भागों में बांटा जाए, शायद, जैसा कि आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से इस तरीके के पॉइंट गए हुए हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात की कि पे लेवल बढ़ाना चाहिए, जैसे कि सीआरओ साहब ने एक लेटर लिखा है सरकार को कि यानी जो सिविल के लोग हैं उनके हिसाब से हमारे जवान का, जैसे अभी आपने देखा हो पे लेवल 3 से, तो उन्होंने कहा कम से कम उसका 5 से होना चाहिए। जेसीओ गस्टेड 2nd क्लास है, उसका पे लेवल 8 और 9 ये ऊपर होना चाहिए, जैसे कि जो ऑनरी कैप्टन और लेफ्टिनेंट है। इस तरीके से पे लेवल बढ़ा सकती है सरकार। इसके ऊपर आपने अपने मेमोरेंडम में या एजेंडे में ये चीज शामिल करना होगा। क्या राय आपकी इसके ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल जी, ये जो एजेंडा है और कुछ काफी जथेबंदियां उठा रही हैं कि जो हमारा स्टेटस है जेसीओ जवाना का, उसको जैसे सिविल के मुकाबले बहुत डाउन हो रहा है, जैसे 5वें पे कमीशन में, 6ठे पे कमीशन में, 7वें में, उसको जो है अपग्रेड करने के लिए आवाज उठ रही है। और हमारी तरफ से भी ये सरकार को अपील है कि जो 8वां पे कमीशन है उसमें हमारा जो जेसीओआर का जो पे लेवल है उसको बढ़ाना चाहिए सिविल के मुकाबले। बिल्कुल सर। और सर 15 अगस्त का आपको क्या प्रोग्राम है? हाँ जी, 15 अगस्त का जी ऐसा है भदौरिया साहब, कुछ एक जथेबंदियां ने आह्वान किया है कि 15 अगस्त का हम बाईकाट कर रहे हैं, सरकारें हमारी सुन नहीं रही। बिल्कुल हमारी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी एंड अलायंस जथेबंदियों की तरफ से कोई भी 15 अगस्त के लिए हम बाईकाट नहीं कर रहे हैं। हम साबका सैनिक संघर्ष कमेटी पहले से ही जो जहां अफसरशाही है, हम सरकारों के अगेंस्ट लड़ रहे हैं अपने हक की मंगा वास्ते संवैधानिक तरीके से। संविधान ने हमारे को अधिकार दिए हैं क्योंकि जो भी मौजूदा सरकार है उसी से हमने जो अपनी मांगे रखनी है, ना कि जो बीत चुकी सरकारें उनसे। तो इसलिए अभी जो मौजूदा सरकारें हैं उनके पास हम संवैधानिक तरीके से अपने हक की मांगों के लिए रख रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं। लेकिन जो 15 अगस्त जो हमारे शहीदों ने बलिदान दे के देश को आजाद कराया है, भावे के आजाद होने के बाद जो हमारी पॉलिटिकल पार्टियां ने उन्होंने हमारे को पूर्ण आजादी नहीं दिया है, हमारे को जो जात पात और उसमें बांट के रख दिया है, पूर्ण आजादी नहीं है। पर फिर भी जो हमारे शहीदों ने जिन्होंने कुर्बानियां दे के बलिदान दे के देश को आजाद कराया है, हम उनका मान सम्मान करते हैं, उनको सलूट करते हैं। और ये 15 अगस्त जो आजादी दिवस है इसको हम बिल्कुल मनाएंगे। लेकिन ये है कि हम जो सरकारी फंक्शन है वहां पर हम नहीं जाते, शुरू से नहीं जाते हैं, क्योंकि सरकारों ने ही और अफसरशाही ने ही हमारा जवानों का जड़ा कान किया है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है अधिकारियों और सरकारों के साथ मिलके। तो इसलिए हम साबका सैनिक संघर्ष कमेटी अलायंस जथेबंदियां अपने अपने तौर पे अपने अपने इलाके में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में
जो 15 अगस्त जो है मना रही हैं, वो शहीदों को जो है याद किया जाएगा और सम्मानित किया जाएगा। सॉरी, उनको तिरंगा फहरा के हम जो भी 15 अगस्त की जो हैगा उसको पूरे वधिया तरीके नाल मनाएंगे और अपने शहीदों को याद करेंगे और श्रद्धा दे फुल पे। बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने कहा है कि सैनिक हमेशा राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है और 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है। उस दिन हम अपने बलिदानियों को याद करेंगे और उनके लिए हम जो भी तिरंगा यात्रा है, जिस तरीके से सेलिब्रेशन है, लेकिन हमें सरकार और नेताओं से कोई लेना देना नहीं। ये हमारा, क्योंकि हम सैनिक हैं और सैनिकों के लिए देश सबसे पहले। तो इसमें कोई कोताही नहीं। सभी से अपील है कि जबरदस्त तरीके से आप स्वतंत्रता दिवस मनाएं और उन शहीदों के बलिदान को याद करें और लोगों में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा जगाएं। अब मेरा आखिरी में सवाल है, बहुत सारे सैनिक संगठन आजकल बनते जा रहे हैं और ना ही कोई जंतर मंतर की बात कहता है हमारे से, ना ओआरओपी की बात करता है, ना डीएसपी की। कोई जितनी अवेयरनेस चीजें नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ भीड़ इकट्ठा कर करके सरकार के आगे पीछे घूमने का काम कर रहे हैं और पता नहीं कौन सी राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनके दिमाग में भरी है। और ऐसा लगता है कभी कभी कि ये सैनिक संगठन भी अब पीछे लगे हुए सैनिकों का कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बुरा लगता है। आप अपना घर ठीक नहीं कर पा रहे, अपने जवानों के लिए लड़ नहीं पा रहे, अपनी एकता दिखा नहीं पा रहे और जाकर के अलग तरीके से अपना राजनीतिक, कहते हैं ना, जो राजनीतिक मकसद है उसको पूरा करने में लगे। सर, इसके लिए, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ जी, बिल्कुल भदौरिया साहब, ये बहुत ही जनक विषय है कि जो हमारी जगह छोटी-छोटी जथेबंदियां बन रही हैं, केवल तो केवल अपने पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए। और आप देख भी रहे हो, आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे हो और प्रिंट मीडिया पे भी, कि जो कुछ संस्थावां ने केवल जहां तक किया कि अपने इलाके दे एमएलए तक या डिस्ट्रिक्ट लेवल तक या एसएचओ लेवल तक अपनी जथेबंदियां बना के, लेकिन हमारी जो साबका सैनिकों का मेन इशू है हमारा सेंटर के साथ है। तो कुछ ऐसे संस्थावां जो बना के केवल तो केवल पॉलिटिकल माइलेज लेने के चक्कर में हमारे जेसीओ जवानों को इस्तेमाल कर रही हैं। वो जो अधिकारियों ने, जैसे हमारे जैसे लीग है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, जैसे उन्होंने हमारे जेसीओ जवानों की स्ट्रेंथ का फायदा दिखा के सरकार के साथ मिली भुगत करके हमारा जो जवानों के साथ धोखा दिया है, उनकी पीठ में छुरी मारियां है, वही काम हमारे जेसीओ जवान भी कर रहे हैं। अलग अलग संस्थावां बना के अपने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये जो काम कर रहे हैं, ये भी एक जो एक्चुअली संघर्षशील जथेबंदियां ने उन्होंने संघर्ष दे विच किते ना किते पिठ दे विच छुरी मारने की कोशिश कर रही हैं। कई दफा अपील कर चुके हैं, या तो आप आगे लगो या फिर हमारा साथ दो, लेकिन टांगे मत खींचो। जो संघर्षशील जथेबंदी आगे लग के काम कर रही है और उसका साथ दो, या खुद आगे लगो। और जैसे संघर्ष कमेटी, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी कर रही है, ऐसे आप आगे लगोगे, हम आपका साबका सैनिक संघर्ष कमेटी और अलायंस जथेबंदियों की तरफ से तनो मनो धनो जड़ा साथ देंगे, ये वादा करते हैं। बिल्कुल सही कहा है कि दोस्तों के जितने भी पहले सेना के अधिकारियों ने अपने संगठन बनाए, उन्होंने हमारी भीड़ दिखा करके अपना ओआरओपी, अपना मकसद पूरा कर लिया। अब फिर हमारे इस इनोसेंट फौजियों को जो विश्वास कर रहे हैं उन नेताओं पर, जो कि सैनिकों के नेता बन के अगुवाई कर रहे हैं, भले वो जवान हैं या जेसीओ हैं, लेकिन वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पहले साध रहे हैं, अपना स्वार्थ, अपना फायदा, और इसीलिए नेताओं के पीछे चमचागिरी करने में लगे। इससे सैनिकों को कोई फायदा नहीं होगा। ये आपको अपनी मंजिल मिल सकती है, लेकिन सैनिकों का फिर आप दुरुपयोग कर रहे हो, फिर आप शोषण की तरफ ले जा रहे हो। तो दोस्तों, ये थी बातचीत हमारे साथ सबका सैनिक संघर्ष कमेटी। ये वो एक सैनिक संगठन है जो लगातार 16 साल से जबरदस्त तरीके से सरकार से लड़ता आया है। यानी दिल्ली में नाक में दम करके रखा है, भूख हड़ताल, ट्रेन रोको, सब कुछ किया है। इन्होंने फिर बीड़ा उठाया है कि नहीं, हम सरकार के साथ दो दो हाथ करेंगे, और उन्होंने बताया है कि हम 27 अक्टूबर के बाद अपना नया प्लान बनाएंगे और जंतर मंतर पर लगातार देंगे जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनती। सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।